हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का सत्र 2022 और 23 में। तो प्यारे दोस्तों, इस सत्र में कंप्लीट करेंगे हम 12th क्लास की फिजिक्स को राजस्थान बोर्ड के लिए तथा साथ में ही शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये क्लासें। यहाँ पर हमारे पास में 12th क्लास की अगर हम बात करें सत्र 2022 और 23 के लिए, पिछले सत्र में एनसीईआरटी कोर्स लागू कर दिया गया था राजस्थान बोर्ड में भी, और इस बार भी वही कोर्स यहाँ पर आपके स्टार्ट है। अब की बार हमारे पास में कंप्लीट 15 चैप्टर होंगे और उन 15 चैप्टरों को डिवाइड किया गया है 10 यूनिटों में। 10 यूनिटों के द्वारा कंप्लीट होगा आपके 12th क्लास की फिजिक्स का। तो हमारे पास में जो 10 यूनिट यहाँ पर डिवाइड की गई हैं, उनके टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे हमारे पास 56, यानी बोर्ड का जो पेपर आपके होगा वो 56 मार्क्स का ही होगा। 44 मार्क्स जो होंगे उसमें से आपके पास 14 मार्क्स जो होंगे वो सेशनल मार्क्स के होंगे, यानी आपके सत्रांक के होंगे, तथा 30 मार्क्स जो होंगे वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। इस प्रकार से आपके 44 मार्क्स जो होंगे वो तो एग्जाम के पहले ही कंप्लीट हो चुके होंगे। आपके जो पेपर होगा वो 56 मार्क्स का होगा। 56 मार्क्स का जो डिवाइडेशन है वो आपके 10 यूनिटों में किया गया। हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में आप ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो है वो कंबाइंड रूप से यूनिट फर्स्ट में ही आता है। हमारे पास यहाँ पर जो 10 यूनिट हैं उनके अनुसार यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड रहेगा, यूनिट सेकंड में चैप्टर नंबर थर्ड यूनिट में 4 और 5। इस प्रकार से आपकी इस साइड वाली यूनिट हैं और इस साइड में उनमें सम्मिलित होने वाले चैप्टर हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर यूनिट फर्स्ट को लेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं आज की फर्स्ट यूनिट, यानी हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी जो है वो कौन सी ब्रांच से निकलती है, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि फिजिक्स का जो विस्तार है वो काफी बड़ा है, अनेक ब्रांचों में इसको डिवाइड किया गया है। तो उसी ब्रांच में एक ब्रांच का नाम हमारे पास में है, यानी फिजिक्स की एक शाखा है जिसका नाम है वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ पर इस ब्रांच को दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट हमारे पास में इसमें जो आती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तथा सेकंड हमारे पास इसकी जो ब्रांच हम इसमें से डिवाइड कर देते हैं वो हमारे पास में है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको हम बोल सकते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और इसे हम बोल सकते हैं गति की वैद्युतिकी। तो ये हमारे पास में इसका आ जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेकंड हमारे पास में है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी और गति की वैद्युतिकी। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा समझें कि स्थिर वैद्युतिकी जो फिजिक्स की ब्रांच है, इस यूनिट में हम चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास ये जो ब्रांच है उसमें हम चैप्टर नंबर 3 से लेकर चैप्टर नंबर 8 जो होगा वो इसी से ही रिलेटेड होगा। इसमें हमारे पास बात करते हैं स्थिर की, यहाँ पर बात है गति की, और यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है वो वैद्युतिकी है। यहाँ पर वैद्युतिकी जो शब्द है वो एक तरह से आवेश से रिलेटेड है। किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है, क्या प्रक्रिया है, आवेश कोई वस्तु है, क्या है, बिल्कुल विस्तार से समझेंगे हम आवेश का। बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक कंप्लीट करते हुए बढ़ेंगे इससे आगे। फिलहाल हमारे पास में ये पॉइंट हो गया कि ये आवेश से रिलेटेड है, ये आवेश से रिलेटेड आपकी ब्रांच है। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट ये है कि आवेश जो है वो कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में। आवेश जो है वो कौन सी अवस्था में है, गतिमान अवस्था में। यानी इस ब्रांच में हम उन आवेशों के बारे में अध्ययन करेंगे, उन आवेशों के गुणधर्म, उनके द्वारा लगने वाले बल, उनके मध्य होने वाली क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आवेश जो है वो गतिमान होता है। गति की यानी आवेश जिस ब्रांच में गतिमान होगा और उनके द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं कंप्लीट होंगी, उन सब का अध्ययन फिजिक्स की जिस ब्रांच में होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी आवेश से ही रिलेटेड है, लेकिन उनमें आवेश जो होगा वो गतिमान अवस्था में होगा। यहाँ पर बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ पर जो आवेश है वो कौन सी अवस्था में होगा? स्थिर अवस्था में जब आवेश होगा उस समय उनके मध्य क्या क्या क्रियाएं होंगी, कौन से बल लगेंगे, किस प्रकार से उनके मध्य क्रियाएं होंगी, इन सब का अध्ययन करेंगे हम। फिजिक्स की जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। तो हम फिलहाल इसी यूनिट को कंप्लीट करेंगे। ये आपकी स्टार्ट होगी यूनिट 2 यानी 3rd चैप्टर से। तो स्थिर वैद्युतिकी की क्या परिभाषा हुई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश से संबंधित सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है। फिजिक्स की उस ब्रांच को ही बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। यानी सीधा सीधा सा अर्थ ये है कि चैप्टर 1 और 2 में हम आवेश का ही अध्ययन करेंगे, लेकिन उसमें आवेश जो है वो गतिमान नहीं होगा, स्थिर अवस्था में आवेश होगा। फिर वहां पर उनके मध्य कुछ क्रियाएं होंगी, कोई बल लगेंगे, क्या क्या क्रियाएं वो वहां पर कंप्लीट करेगा, उन सब का अध्ययन करेंगे हम यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी चैप्टर 1 और 2 में। फिर हमारे पास बढ़ते हैं कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बार बार आवेश की, कि आवेश स्थिर होना चाहिए, आवेश गतिमान होना चाहिए। तो फिर आवेश होता क्या है रियल में? क्या कोई वस्तु है या कुछ और है? क्या है आवेश, वो जान लेते हैं। अब फिलहाल हमारे पास इसकी परिभाषा कंप्लीट है। तो क्या परिभाषा हुई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों से संबंधित सभी गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब बढ़ते हैं इससे आगे। इस चैप्टर में सब कुछ आवेश से ही रिलेटेड होगा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक सब कुछ आवेश से रिलेटेड होगा। तो पहले हम ये तो जान ले कि आवेश होता क्या है। तो उसके लिए हम नॉर्मल सा एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं प्यारे दोस्तों, ढंग से समझना, एक बार में ही आपको समझ में आ जाए। क्योंकि किसी भी राशि के बारे में अगर उसका बेसिक हमें समझ में आ जाता है तो वहां पर उसे आगे आने वाले टॉपिक अपने आप इजी बन जाते हैं। तो नॉर्मल सा जो एग्जाम्पल है जो आप यूज भी करते हैं, आपने किया भी होगा। सपोज कीजिए मेरे पास ये मार्कर है और अब यदि इस मार्कर को सूखे बालों से हम रगड़ते हैं और रगड़ने के पश्चात मिट्टी के कणों के पास में ले जाते हैं, तो उस मिट्टी के छोटे छोटे कण, वहां पर उसमें छोटे छोटे कागज या छोटे छोटे तिनके, वो स्वतः ही कुछ दूरी से अपने आप इसके चिपक जाते हैं। ये आपने काफी बार देखा होगा। हमारे पास में किसी बैलून को लेते हैं यानी गुब्बारे को लेते हैं, गुब्बारे को अगर हम किसी कपड़े से रगड़ते हैं और दीवार के पास में ले जाते हैं तो वो दीवार के चिपक जाता है बिना किसी डोरी की सहायता से। तो ये सब जो हो रहा है, इन सब का जो उत्तरदायी होगा वो आवेश ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक अर्थ आपको समझना है थोड़ा सा, कि जब इस पेन को रगड़ा नहीं गया था तब अगर हम मिट्टी के कणों के पास इस पेन को ले जाते हैं तब मिट्टी के कण इसके नहीं चिपकते हैं, ये आपने देखा होगा। लेकिन जब इसके ऊपर कुछ प्रक्रिया हमने की, प्रक्रिया करने के बाद में जब मिट्टी के कणों के पास लेके गए तो यहाँ पर मिट्टी के कण चिपक जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों, कि यहाँ पर घर्षण यानी रगड़ने की प्रक्रिया के बाद में ये जो मार्कर था वो कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करने लग गया, यानी छोटे छोटे हल्के हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है घर्षण करने के पश्चात। लेकिन घर्षण की प्रक्रिया से पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ये समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर घर्षण की प्रक्रिया के पश्चात इस पेन में एक ऐसा गुण आ चुका है जिसके कारण वो हल्की हल्की छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तिनके या मिट्टी के कणों को अपनी ओर क्या करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है, उनको अपनी ओर खींचने लग जाता है। तो उसमें ये जो गुण डेवलप हुआ है, इस गुण को ही बोला जाता है वैद्युत आवेश। तो साधारण हमें ये समझ में आ चुका है कि किसी वस्तु या पदार्थ
का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ या वस्तु या पिंड सामान्य से कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है, तो वह जो गुण उसने प्राप्त किया है वह गुण ही उस वस्तु का क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आवेश जो है वो खुद वस्तु नहीं है, बल्कि उस वस्तु के द्वारा प्राप्त किया गया एक गुण है, जिसके कारण वह एक सामान्य वस्तु से अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है। जिस गुण की वजह से ऐसा हो रहा है उस गुण को ही बोला जाता है वैद्युत आवेश। यहां पर मेरे हिसाब से वाक्य समझ में आ चुका होगा। अब हमारे पास आपने ये देखा होगा कि जब हम रगड़ कर इस पेन को मिट्टी के कणों के पास में ले जाते हैं तो यहाँ पर हम मिट्टी के इस मार्कर को टच नहीं करते हैं, बल्कि कुछ दूरी पर ही रखते हैं और कुछ दूरी पर रखने के पश्चात भी वो कण अपने आप खींचकर उसके चिपक जाते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पर आपकी रगड़ी हुई वस्तु थी, चारों तरफ आपके यहाँ पर मिट्टी के कण जो थे वो कुछ दूरी पर होने के बाद भी इसके जाकर चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर जो गुण आया है उस गुण का जो प्रभाव है प्यारे दोस्तों वो इसके टच करने पर ही नहीं बल्कि कुछ दूरी तक भी होता है, और उस प्रभाव क्षेत्र में जैसे ही ये कण यहां पर आएंगे उन कणों को वो खींच लेता है। तो यहां पर कौन सा बल लग रहा था, एक तरह से आकर्षण बल लग रहा था। तो यहां पर उस वस्तु के द्वारा जो गुण आया, तो यहाँ पर जो आवेश हमने लिया, आवेश लेने का मतलब है कि हमने वस्तु ली है और उस वस्तु में आकर्षण करने का एक तरह से वो गुण है। क्लियर है? यहाँ पर आवेश का मतलब वस्तु नहीं है बल्कि वस्तु का गुण है जो अलग प्रकार का व्यवहार करवाता है। तो यहाँ पर भी एक तरह से बोला यही जाएगा कि कोई आवेश है, तो कोई आवेश है तो इसका मतलब कोई वस्तु है। ध्यान रखना, आवेश कोई डायरेक्ट वस्तु नहीं है, आवेश उसका गुण है। लेकिन यहाँ पर शब्द यही बोला जाएगा कि माना कि कोई आवेश है, तो इस प्रकार की लैंग्वेज हम किसी वस्तु के लिए करते हैं कि वो वस्तु है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज यही बोली जाएगी, माना कोई आवेश है, माना किसी निकाय में 5 आवेश हैं, तो 5 आवेश का मतलब है कि 5 प्रकार की वस्तुएं हैं और उनके ऊपर गुण हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आवेश था उस आवेश के चारों तरफ एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र बन गया है कि जहां से वस्तुएं उसकी ओर खिंच जाती हैं। तो इस प्रभाव क्षेत्र को ही हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसका मतलब इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया बन चुका है कि उस एरिया में जैसे ही वो वहां पर कण होंगे वो खींचकर आ जाते हैं। तो उस क्षेत्र को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आप यहां पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमने जिस वस्तु को लिया है जिसके ऊपर आवेश है, अगर ऐसी ही कोई दूसरी वस्तु और लेते हैं जिसके ऊपर भी आवेश है, तो ध्यान रखना बिना स्पर्श किए ही ये वस्तुएं एक दूसरे की ओर खींच भी सकती हैं और एक दूसरे से दूर भी जा सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में हमने देखा था कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल लगता है, लेकिन यहाँ पर ये जो क्षेत्र यहाँ पर डेवलप होता है, इस क्षेत्र के कारण वस्तुएं नजदीक भी आ सकती हैं और दूर भी जा सकती हैं। यानी यहाँ पर आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों लग सकते हैं और इस बल को बोला जाता है प्यारे विद्यार्थियों वैद्युत चुंबकीय बल। और यहाँ पर सिर्फ बात करें अपन स्थिर आवेश की, तब यहाँ पर बोला जाएगा सिर्फ वैद्युत बल। यहाँ पर ये जो बल लगा वो किसकी वजह से लग रहा है, एक तरह से इस क्षेत्र के प्रभाव की वजह से। क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, इस आवेश की वजह से। तो क्या मैं आवेश की एक परिभाषा ये भी दे सकता हूं कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या उस क्षेत्र का अनुभव होता है। तो एक तरह से 2 परिभाषाएं हमने समझ लिया आवेश की। एक परिभाषा तो ये थी कि किसी वस्तु या पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके कारण वह वस्तु सामान्य से कुछ अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है, उसे ही हम आवेश कहते हैं। एक परिभाषा हमारे पास यहां से ये बन जाती है कि आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र
उत्पन्न होता है या उसका अनुभव होता है। और बढ़ते हैं, अब इससे आगे क्या पता कुछ और नई चीज यहाँ से डेवलप हो जाए, निकल के आ जाए हमारे पास, फिर देखेंगे फाइनल क्या परिभाषाएं बनेंगी। तो बिल्कुल बेसिक से हम यहाँ पर ले रहे हैं, जीरो लेवल से ले रहे हैं, और जिस प्रकार से समझ रहे हैं वैसे आप इसको कंप्लीट कीजिए, परिभाषाएं खुद बनाने का प्रयास कीजिए। जो जो सारांश निकलता है उन सारांशों से ही परिभाषाएं बनती हैं। तो बढ़ते हैं अब इससे आगे। माना कि हमारे पास ये जो वस्तु थी, इस वस्तु के ऊपर आवेश था, यानी वो गुण आ चुका था, और जब ये आवेश यहाँ पर रुका हुआ है तो ध्यान रखना उसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत क्षेत्र। लेकिन बात हम कर रहे हैं गति की, वैद्युति की, तो वहां पर भी तो आवेश ही होता है। आवेश वहां रुका हुआ नहीं होता है लेकिन गतिमान होता है, लेकिन है तो आवेश ही। इसका मतलब आवेश है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो 100% होगा ही होगा, यानी उसका प्रभाव क्षेत्र जरूर बनेगा। लेकिन आवेश अगर गति करता है, जिसको हम Q से दर्शा देते हैं, अगर ये आवेश गति करेगा तो उस आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन गतिमान अवस्था में उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। यानी आवेश एक ऐसा गुण हो गया जो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, या इन दोनों क्षेत्रों का क्या करवाता है, अनुभव। नॉर्मल हम समझ सकते हैं कि जब किसी वायर में से करंट का प्रवाह होता है तो हम ये कहते हैं आवेश प्रवाह की दर, यानी आवेश वहां पर गतिमान है तो उस वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। ये वैज्ञानिक ओरेस्टेड ने बताया था कि अगर उसके पास हम एक कंपास ले जाते हैं तो कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है, और कंपास की सुई विक्षेपित तभी होती है जब वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो यहां से सारांश क्या निकला प्यारे दोस्तों, कि जब आवेश स्थिर अवस्था में था तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जब वो गतिमान अवस्था में होता है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ये दोनों क्षेत्र वहां पर उत्पन्न हो जाएंगे जब वो आवेश गतिमान होता है। तो आवेश क्या खुद चलता है क्या? आवेश तो गुण है उस वस्तु का, आवेश नहीं चलता, बल्कि जिस वस्तु में वो गुण है वो वस्तु वहां पर गतिमान होती है और उस वस्तु के चारों तरफ वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब यहां से थोड़ा सा और समझें कि अगर ये आवेश नियत वेग से चलता है, मतलब इसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती है, तब ही वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। लेकिन अगर ये आवेश नियत वेग से नहीं चलता है बल्कि वेग चेंज होता है, वेग में परिवर्तन होता है, यानी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है उसकी, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, या आप जानते हैं, त्वरण। तो किस प्रकार की गति होगी उसकी, त्वरित गति, यानी आवेश जो है वो स्पीड बदलकर चल रहा है तो उस समय वहां पर विद्युत क्षेत्र तो रहेगा ही रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र रहेगा ही रहेगा, साथ में वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 हमारे पास यही है, विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें किस कारण से उत्पन्न होती हैं? आवेश की त्वरित गति के कारण। आवेश यदि स्थिर है तो उसके चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र बनेगा, उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। आवेश यदि नियत वेग से गतिमान है उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। अगर आवेश त्वरित गति करता है, वेलोसिटी चेंज होती है उसकी, तब वहां पर विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी उत्पन्न हो जाती हैं। और ये राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति का स्रोत लिखिए, तो आंसर हो जाएगा त्वरित गति करते हुए आवेश के कारण। और यहाँ पर तीनों जो हैं वो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। बाकी डिटेल पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में। तो हमारा मकसद तो यहाँ पर ये था कि आवेश रियल में होता क्या है। तो यहाँ से हमारे पास कुछ पॉइंट बन रहे थे, उसमें एक ये आया कि ऐसा गुण है कि वो नॉर्मल से अलग व्यवहार करने लग जाता है। सेकंड हमारे पास ये आया कि आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उनका अनुभव होता है। कुछ और निष्कर्ष यहाँ से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए कि हमारे पास ये कोई आवेशित वस्तु है, एक आवेशित वस्तु यहाँ पर है, तो
तो हमारे पास ये आवेश वाली वस्तु और ये आवेश वाली वस्तु एक दूसरे के नजदीक आ सकती हैं, एक दूसरे से दूर जा सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके मध्य या तो आकर्षण बल लग सकता है या इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लग सकता है। तो क्या आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि अगर आवेश है तो वहां पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है? तो सीधा सा अर्थ क्या हुआ, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव वस्तु के जिस गुण की वजह से होता है उसे ही कहा जाता है वैद्युत आवेश। यानी दो वस्तुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो ये समझ जाइए कि वहां पर उस वस्तु पर आवेश वाला गुण मौजूद है। तो यहां से अब तक हमारे पास क्या क्या निष्कर्ष निकल के आए उन्हीं के द्वारा हम यहाँ पर समझते हैं। पहला तो हमारे पास में ये निष्कर्ष निकल के आया कि जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं तो वहां पर उस वस्तु में एक ऐसा गुण आ जाता है जिससे वस्तु जो थी वो सामान्य अवस्था से अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है। अलग प्रकार का व्यवहार ये हो सकता है कि या तो वो दूसरी वस्तुओं को अपने ओर खींचे या दूसरी वस्तुओं को अपने से दूर करती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा गुण है जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस होता है या उसका अनुभव होता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि एक वस्तु में एक ऐसा गुण है जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उस क्षेत्र का अनुभव होता है। तो ये सब कुछ जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है घर्षण की वजह से, तो यहाँ पर इन सब का सारांश में यही है जो ही आवेश की परिभाषा बनती है। तो कंप्लीट वैद्युत आवेश की क्या परिभाषा होगी, क्या होगा वैद्युत आवेश, वो अब आपके सामने है कि किसी वस्तु या पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या उसका अनुभव होता है उसे ही कहा जाता है वैद्युत आवेश। या जिसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसे ही कहा जाता है वैद्युत आवेश। तो प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर जिस आवेश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि आवेश क्या होता है, किसी घर्षण की प्रक्रिया के पश्चात उसमें एक गुण आ जाता है जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये पूरी प्रक्रिया हम यहाँ पर समझ चुके हैं। तो हमारे पास इस प्रक्रिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट था कि इस प्रक्रिया का श्रेय किसको जाता है, किसके द्वारा सर्वप्रथम इसके बारे में बताया गया था कि इस प्रकार से ये प्रक्रिया होगी तो ऐसा गुण आ जाता है। तो सर्वप्रथम इसका जो श्रेय जाता है वो ग्रीस देश के निवासी जिनका नाम थैलस था, उनके द्वारा इस प्रक्रिया की जांच की गई थी या इस प्रक्रिया को अपनाया गया था। थैलस के द्वारा एक पदार्थ था एम्बर, इस एम्बर को किसी ऊनी वस्त्र वगैरह से जब रगड़ा गया तो उन्होंने देखा कि इस पदार्थ के जो कि पीले रंग का ठोस पदार्थ था उसके रगड़ने के पश्चात कुछ तिनके वगैरह कागज के टुकड़े वगैरह चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखना कि वस्तु को जिस जगह से रगड़ा जाता है, जिस भाग को रगड़ा जाता है उसी भाग पर आवेश आता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में हम जिन पदार्थों को काम में ले रहे हैं वो पदार्थ हैं विद्युत रोधी पदार्थ, जिनके बारे में हम आगे डिटेल से अध्ययन करेंगे, मतलब जिनमें से आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। यानी ये गुण उसी जगह पर रहेगा जिस जगह पर घर्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ पर वो छोटे छोटे टुकड़े चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को सबसे पहले देखा था किसने, थैलस नामक वैज्ञानिक। यहाँ पर ये जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी वो 600 ईसा पूर्व अपनाई गई थी, यानी जो सन अपने चल रहे हैं उससे भी 600 वर्ष पहले की ये घटना है। अब उसके 2200 वर्ष पश्चात यानी 600 पहले के और 1600 अगर हम लेते हैं 1600 ईस्वी में वैज्ञानिक गिलबर्ट ने ये बताया कि एम्बर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है बल्कि और भी अन्य ऐसे पदार्थ हैं जिनको अगर हम घर्षण करवाते हैं तो उनमें भी ये आकर्षण करने का गुण पाया जाता है। और अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा फिर इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया गया। तो उन सभी प्रयोगों के सारांश में हमें ये समझ में आया कि घर्षण के कारण ही किसी वस्तु में जो गुण आवेश वाला है वो प्राप्त होता है। और आवेश का लिंक जो है वो होता है विद्युत से,
तो इस प्रक्रिया को हम आगे चलकर ये बोल सकते हैं घर्षण विद्युत। क्या बोलेंगे इसको? घर्षण विद्युत। तो घर्षण विद्युत क्या होगा? घर्षण के द्वारा विद्युत प्राप्त होना। तो परिभाषा एक तरह से अगर हम देना चाहें इसकी, वो होगी कि जब किन्हीं दो विद्युत रोधी पदार्थों को, जिसमें आवेश वहीं पर रहेगा जहां पर दिया जाता है, यानी जो गुण जिस जगह पर दिया जाएगा वहीं पर रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। दो विद्युत रोधी पदार्थों को जब परस्पर रगड़ा जाता है या उनको घर्षण करवाया जाता है, तो उन वस्तुओं में कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण, यानी एक से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने के कारण वे वस्तुएं जो थी वो अल्प विद्युत में हो जाती हैं, यानी अल्प आवेशित हो जाती हैं, यानी उनके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज आ जाता है, ये गुण प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही बोला जाता है घर्षण विद्युत। तो ये था प्यारे दोस्तों आवेश और घर्षण से संबंधित कंप्लीट पॉइंट। तो अब तक की क्लास में हमने क्या जाना प्यारे दोस्तों कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है, आवेश क्या होता है, किस प्रकार से ये गुण प्राप्त होता है, कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल यहाँ पर लगे, विद्युत क्षेत्र के कारण कौन सा प्रभाव वहां पर बना, ये सब कुछ जाना आज की क्लास में। किसको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का श्रेय दिया जाता है, वो नाम हमारे पास वैज्ञानिक थैलस के द्वारा, जो काफी वर्षों के पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था, उसका फिर दोबारा से रिपीट किया गया गिलबर्ट के द्वारा और फिर अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट में देखेंगे हम आवेश के प्रकार, उनका नामकरण और किस प्रकार से क्रिया होगी, वो जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आवेश के बारे में ही और एक्स्ट्रा हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यदि प्यारे दोस्तों आज की क्लास के टॉपिक अगर आपके क्लियर होते हैं, बेसिक आपका आवेश से रिलेटेड कंप्लीट होता है, तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कर लीजिए, ताकि इससे आगे आने वाला वीडियो आपको प्राप्त हो सके। बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है, ताकि आपके पास कंपटीशन में भी किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो बिल्कुल गहराई से आप उसका आंसर दे सकते हैं। और 12th क्लास के लिए तो ये बिल्कुल कंप्लीट ही बनाया जा रहा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट, उन तीनों ही एग्जामों में आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट शामिल है। तो कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको तो सत्र 2022 और 23 के लिए शुरुआत से ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट भाग में देखेंगे हम आवेश के प्रकार और उनका नामकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।